वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हमारी ये इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकती, इतना छोटा होता है। और एक सिद्धांत है, जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली होता है। कैसा होता है? ताकतवर और शक्तिशाली, परिणाम देने वाला होता है। एक उदाहरण से, जैसे हम सामान्य रूप से बिल्डिंग बनाते थे तो उसमें लोहे के, बड़ी बिल्डिंग बनानी तो मोटे मोटे लोहे के सरिये डालते हैं, बड़े बड़े बीम बनाते हैं और तब हम एक बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन आज उसी कंस्ट्रक्शन में हम नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे हुए जो स्टील के सरिये हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। उंगली के बराबर सरिये लगते हैं और छोटे छोटे पिलर, जो सामान्य घर बनाते हैं उसमें जो पिलर लगते हैं उतने पिलर लगते हैं और उतनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं कि सामान्य रूप से जो बड़े पिलर में भी हम जितनी ऊंचाई नहीं ले जा सकते उससे भी ऊंची। और यहां तक कि 5 से 6 फीट तक वो बिल्डिंग हिल जाए तब भी वो नहीं गिर सकती। ये क्यों संभव हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। ऐसे ही जैसे हम ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि का प्रयोग करते हैं, धरती पर सबसे तेजी से आग पकड़ने वाला ईंधन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब हम तोड़ते हैं तो उससे बनता है हीलियम। क्या बनता है? वो उससे कई गुना पावरफुल ईंधन होता है। हीलियम को तोड़ते हैं तो बनता है लिथियम। क्या बनता है? वो उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल ईंधन होता है। उसको भी जब हम तोड़ते हैं तो बनता है यूरेनियम। क्या बनता है? वो उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। आपने देखा होगा जब हम रॉकेट छोड़ते हैं, उपग्रह के ऊपर जाते हैं, तो उस समय हम जिस ईंधन का प्रयोग करते हैं वो ईंधन क्या होता है? यूरेनियम। थोड़ी सी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। हम अभी गाड़ियां चलाते हैं ना, उसमें यदि चंद ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जाए तो जब तक गाड़ी चले ना दोबारा ईंधन ना डालना पड़े, इतना ताकतवर होता है। और उस ईंधन का उसमें प्रयोग होता है, कई लाख किलोमीटर ले जाता है, कई लाख किलोमीटर ले आता है, फिर भी खत्म नहीं होता है। ये क्यों संभव हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग। आज आप में से किसान होगा, वो भी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आदि सुनते होंगे, आते हैं। पहले 50-50 किलो की बोरी आती थी, आप 500 ग्राम का पैकेट आ रहा है। उतनी ही ताकत, उतनी ही शक्ति, ट्रांसपोर्ट कम हो गया, पैकेजिंग खर्च कम हो गया, और भी बहुत सारी रॉ मटेरियल उसमें कम हो गया, और भी बहुत सारी चीजें कम हो गई। और वही काम क्यों संभव हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। हम दवाई में ही देखें, सामान्य रूप से आयुर्वेद में क्या दिया जाता है? आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण आदि आदि अलग चीजें दी जाती है। लेकिन जब बीमारी की अवस्था बहुत बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है, तो फिर क्या देता है वैद्य? रस रसायन विद्या, जिसको हम भस्म कहते हैं। वो भस्म क्या होता है? जिस तत्व की हमें अपेक्षा है, वो जिस द्रव्य के अंदर है उसको पहले जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है, राख बना दिया जाता है। आप फूंक मारो तब भी वायुभूत हो जाए, इतना सूक्ष्म हो गया। उसको भी नहीं छोड़ते, उसको खरल करते हैं। क्या करते हैं? पीसते हैं, खरल करते हैं। और इतना खरल किया जाता है, 1 फुट का अर्थ होता है 24 घंटा लगातार खरल करना, और उसके बाद फिर उसको एक बार सामान्य अवस्था में आने देते, फिर वापस 24 घंटा करना। इसको कहते हैं 1 फुट। आपने सुना होगा ना, सहस्रपुटी भस्म, 1000 बार ऐसे। तो ये कितना छोटा। आपने, हम चटनी बनाते हैं खरल में, तो आधा घंटा वो मिर्ची आदि को ऐसे पीस दे तो क्या हो जाएगा? पानी जैसा हो जाएगा ना, बिल्कुल। ऐसे इस भस्म को बिल्कुल खरल करते और कईयों कईयों घंटों तक, और जितना ज्यादा खरल करते उतने ही उसके पार्टिकल और टूटते हैं, और टूटते हैं, और टूटते हैं, और टूटते हैं, और टूटते टूटते लास्ट में ऐसी अवस्था में आता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि बिल्कुल नैनो पार्टिकल में आ जाता है। आप अपनी चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा मल दे तो अपने खून के अंदर मिल जाता है। इतना छोटा, इतना सूक्ष्म हो जाता है। और कितनी मात्रा में देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, और उसकी भी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने। जब मुठ्ठिया भर के दवाइयां खा रहे थे तब भी जो रोग ठीक नहीं हो रहा था, अब नाखून के बराबर शहद के साथ छोटी सी थोड़ी सी दवाई चटा देते, मरणासन व्यक्ति भी खड़ा हो जाते हैं। क्यों संभव हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। आज पतंजलि में भी जितनी भी ग्रिड लाइन की औषधियां है ना,
न्यूरो ग्रिड, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनो ग्रिड, जितने भी ग्रिड लाइन, इसके अंदर यही तत्वों का, ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन भस्मों का प्रयोग किया जाता है। उसके कारण ये अद्भुत, आज वर्ल्ड की टॉप लेवल की जो एलोपैथी की दवाइयां हैं, या तो उसकी बराबरी में है या उससे प्लस रिजल्ट में जो दवाइयों के रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं, उसके पीछे यही साइंस है, यही टेक्नोलॉजी प्रयोग है। तो ये सारे उदाहरण मैंने क्यों बताया? नैनो को समझने के लिए। क्यों बताए? जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो क्या होता है? पावरफुल और परिणाम देने वाला। कैसा होता है? पावरफुल और। तो धरती पर सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य क्या है? अग्नि। क्या है? हमारे पास एक ठोस कोई पत्थर है, इस पत्थर के अंदर और कोई ठोस द्रव्य डालना चाहे डाल सकते हैं? पत्थर के अंदर कोई जगह ही नहीं, जाएगा ही। कोई द्रव पानी कितना भी उस पत्थर के ऊपर बहाएगा, उस पत्थर के अंदर पानी जाएगा? नहीं जाए, कोई संभावना ही नहीं। ठोस, द्रव, गैस, वायु को कितना भी प्रेशराइज करेंगे, क्या उस पत्थर के अंदर वायु जाएगी? तीन में से एक भी द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दो, अग्नि उसके अंदर ही नहीं, उसके अणु परमाणु के आर पार हो जाएगा। इधर पत्थर रख करके लगातार आप आग देंगे तो पूरा पत्थर लाल हो जाएगा। और अधिक टेम्परेचर दे देंगे तो पत्थर पिघल जाता है। आपने देखा होगा ना, जैसे लोहे की खदानों से जब वो निकाला जाता है, तो और भी अलग अलग धातुओं की खदानों से पत्थर ही तो निकाला जाता है, फिर उसको भट्ठी में लाके क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इतना तेज गर्म करते हैं तो लिक्विड बन जाता है। जो पत्थर के अंदर किसी द्रव्य की प्रवेश पाने की संभावना नहीं, उसके भी आर पार, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पाने की शक्ति की, सूक्ष्मता की शक्ति किसी में है तो वो किसमें है? अग्नि में। और अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। कैसा बना लेता है? अपने जैसा अर्थात कैसा? अत्यंत सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म? बहुत ज्यादा, अत्यंत सूक्ष्म। इसलिए हमने जब हवन करते हैं उससे पहले 1 किलो समिधा है, 1 किलो सामग्री है, 1 किलो घी है, इसको हम तोल सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। एक बार आपने यज्ञाग्नि के अंदर उसकी आहुति कर दी, वो 3 किलो मटेरियल कहां गया? इतना सूक्ष्म हो गया कि अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो क्या होता है? पावरफुल, शक्तिशाली और परिणाम देने वाला होता है। और जो मैंने आपको बताया ना, IIT रुड़की में और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने इसके लिए स्पेशल मशीनों को इंस्टॉल किया, और उसमें जो रिसर्च की गई, महानुभाव आज पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन को नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे तैयार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है। और जो उसके भी रिजल्ट नहीं प्राप्त हुए हैं, वो रिजल्ट यज्ञ से निकलने वाले नैनो पार्टिकल के अंदर पाया गया। ये यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं, और वो कई सारी सामान्य बीमारियों से लेकर के कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी ठीक करने की ताकत रखते हैं। और उसका भी हमने रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है। तो कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ जो है एक स्वाभाविक रूप से एक नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? अलग अलग आवश्यकता अनुसार द्रव्यों को नैनो करके, सूक्ष्म करके, रूपांतरित करके और उसको इनहेल करके उस वातावरण में रह करके हम विशेष प्रकार के लाभ उठा सकते हैं, और उससे कई सारी अलग अलग बीमारियों को ठीक करने की प्रक्रिया भी संपन्न होती है। तो ये आपको सामान्य रूप से यज्ञ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे कई सारे लाभ होते हैं। दूसरा देखिए, ये आपको पहले बताया ना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए सदवृत्त के अंदर 4-5 बार यज्ञ करने के लिए कहा। तो क्यों कहा? ये सारे उसके पीछे कारण है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जिसके कारण बीमारियां होती है, उसी कारण को ही दूर कर देता है। वायु प्रदूषण जिसके कारण हमारी आयु कम होती है, रुग्ण होती है, उस कारण को भी दूर करता है। जो रेडिएशन होता है उससे भी हमारा बचाव करता है।
जो गंध सुगंध आदि है उसके माध्यम से भी हमें विशेष रूप से लाभ प्रदान करता है। मंत्र का पाठ आदि जो सारी चीजें होती है उससे हमारे न्यूरोकेमिकल बैलेंस रहते हैं, उससे भी हमें लाभ देता है। ऐसे कितने सारे जो ऋण आवेशित कण है वायु के अंदर वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी हमारे बॉडी अल्कलाइन होती है, ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, उससे भी लाभ होता है। कितने सारे कारण और कार्य हो गए जिससे हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या था? आतुरस्य विकार प्रशमनम। यदि अब कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, रुग्ण हो गया है, तो अब उसको ठीक करना, उसके लिए 3 प्रकार की आयुर्वेद में चिकित्सा, देव व्यपाशय, युक्ति व्यपाशय और सत्वावजय, 3 प्रकार की चिकित्सा बताए। उसमें जो देव व्यपाशय चिकित्सा है वो है यज्ञ हवन अग्निहोत्र होम। मेरे साथ बोलिए, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। ये आयुर्वेद का एक विशेष उद्धरण आपको बताया। यया प्रयुक्त्या चेष्टा राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेने पर भी अब काबू में नहीं आ रही हैं, तब आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। कितना बड़ा वचन दीजिए। अथर्व वेद में एक मंत्र में बताया, मेरे साथ बोले, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नीत एव तमाहरामि निर्ऋतेर उपस्थानात् अस्पार्शमेनम सतसारदाय। ये अथर्व वेद का एक विशेष मंत्र और इसके अंदर कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्यु, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उसके प्राण क्षीण हो गए, उसकी धातुएं क्षीण हो गए, मृत्योरंतिकम, मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा है, अब लंबा जीवन नहीं देख रहा है, तमाहरामि निर्ऋतेर उपस्थानात् अस्पार्शमेनम सतसारदाय, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। कितने बड़े बड़े आश्वासन। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। इसमें बताया एक आयुर्वेद का प्रपंच सार संग्रह करके एक विशेष ग्रंथ है जो आयुर्वेद के मुख्य 5 ग्रंथों का सार रूप में उसमें लिखा गया है। उसमें एक प्रकरण में यज्ञ चिकित्सा का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें प्राप्त होता है कि इस रोग में ये जड़ी बूटियां, ये जड़ी बूटियां, ये जड़ी बूटियां, ऐसे बहुत अलग अलग वर्णन, और लास्ट में जाकर के जो अभी आपने जिस श्लोक आपने उच्चारण किया उसका वर्णन किया गया। क्या बताया? आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमेत, उन्हीं रोगों के शमन के लिए उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग नष्ट हो जाते हैं। और इन सारे शास्त्र प्रमाणों के साथ कई सारी अलग अलग रिसर्च करने के बाद पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में कि अलग अलग औषधियों से हवन किया, हवन करने पर उठने वाला जो धुआं आपको बताया ना पहले, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS, जो केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उसका प्रयोग करके हमने देखा कि कौन सी जड़ी बूटी से हवन करने पर जो धुआं उठता है उसके अंदर क्या क्या बन रहा है। ये देखो आपके सामने, ये अलग अलग उस धूम्र से उठने वाले मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं कि उस धूम्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो माइक्रो लेवल तक हमें पता चलती है, उसके अंदर क्या स्पेशल कंपोनेंट्स है, उसका क्या प्रयोग है, ये सब चीजें हमें विशेष रूप से पता चलता है। ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक आप देखेंगे तो इस बुक के अंदर हमने पूरा डिटेल से सारी चीजों को दिया, एक एक जड़ी बूटियों का, एक एक सामग्री का, कि कौन सी सामग्री से हवन करने पर क्या क्या तत्व निकलता है, उसके क्या स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल, ऐसे कितने सारे मेडिसिनल। आप ये जो एक एक कंपोनेंट्स है ना, आप एलोपैथी की जब हम दवाई लेते हैं ना तो उसके अंदर ये एक कंपोनेंट्स के ऊपर पहले रिसर्च किया है कि कंपोनेंट्स किस काम का है, क्या असर देता है, क्या इफेक्ट देता है। फिर वो कंपोनेंट जब डिफाइंड हो गया कि ये तत्व जो है ये लाभ देता है, मान लो कि शुगर को कंट्रोल करता है या ठीक करता है,
फिर क्या देखा जाता है कि सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा कहां से मिलेगा, वो चाहे हड्डी में मिल जाए, मांस में मिल जाए, चाहे पत्तों में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए, जिसमें भी मिल जाए, उससे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हेवी मात्रा में टेबलेट में भर करके उसकी टेबलेट सैकड़ों प्रकार की मेडिसिन बनाई जाती है, एक ही कंपोनेंट। और आप देखिए यहां पर यज्ञ के धूम्र के अंदर एक ही हवन में मल्टीपल कंपोनेंट्स एक साथ हमें प्राप्त होते हैं, ये इसकी विशेषता है। और गैस फॉर्म में और एक्टिव कंपोनेंट्स के रूप में हम जब इनहेल करते हैं ना, श्वास रूप में हम क्या लेते हैं, हाँ ये मैं सुनना चाहता हूं, ऑक्सीजन। ये बहुत बड़ा झूठ है, केवल हम ऑक्सीजन, वातावरण के अंदर जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को हम लेते ही नहीं है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फेफड़े, हमारे खून तक वो मिलता है। एक उदाहरण से समझिए, मोटे उदाहरण, वैसे साइंटिफिक रूप से आप देखेंगे तो आपको सब चीजें मिल जाएगी। आज जैसे कहते हैं ना, जैसे दिल्ली जैसे वातावरण में 1 साल रहते हैं तो 2 साल से लेकर के 6 साल की आयु व्यक्ति की कम हो जाती है। यदि हम खाली ऑक्सीजन ही लेते और हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता तो वहां पर कितने भी प्रदूषित वातावरण में हम चले जाए, हमें तो ऑक्सीजन लेना है, बाकी चीजों को छोड़ देना, तो हमारे शरीर के ऊपर असर होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है। 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उतना ही नहीं, आज और जो डीप रिसर्च हुई कि अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है ना, कहीं रबर का काम चलता है, कहीं प्लास्टिक का काम चलता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं केमिकलों के ऊपर ज्यादा काम चलता है। तो वो जो केमिकल या जो चीज है उससे संबंधित विकार और उसके संबंधित तत्व उनके ब्लड के अंदर विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसलिए उस इंडस्ट्रीज के अपने अपने पैरामीटर बनाए कि इस वातावरण में इतनी मात्रा से अधिक यदि ये होगा तो आप वहां काम नहीं कर सकते या नहीं करा सकते किसी को, या उसके लिए वो सारी सेफ्टी आदि सारी चीजें करनी पड़ती है। वो क्यों करना पड़ा? केवल वहां पर ऑक्सीजन हम नहीं लेते, खाली ऑक्सीजन लेते तो कितने भी उस वातावरण में चले जाए उसका कोई असर हमारे शरीर के ऊपर। और ये तो छोड़िए, गैस फॉर्म में तत्वों को तो हम एब्जॉर्ब करते हैं पार्टिकल के रूप में। पार्टिकल में भी जो हैवी पार्टिकल कहा जाता है, लेड के पार्टिकल। आपने देखा होगा दिल्ली में कुछ समय पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा बहुत बढ़ गया था। फिर डीजल की गाड़ियों को बैन किया गया था कि डीजल की गाड़ियां नहीं चलेगी, पेट्रोल की गाड़ियां चलेगी। तो पेट्रोल की गाड़ियां एकदम से बढ़ गई। जब पेट्रोल की गाड़ियां वहां पर जब बढ़ी तो पेट्रोल में क्या होता है, जब वो पिस्टन को धक्का देना होता है, अग्नि जब जलती है, पेट्रोल जाता है, अग्नि जलती है, तो पिस्टन को धक्का देने के लिए दबाव के साथ वो जलता है पेट्रोल, तो लेड की मात्रा विशेष रूप से ज्यादा जनरेट होती है। और 1 साल पेट्रोल की गाड़ियां चलने पर अगले साल में रिपोर्ट आने लग गई कि वातावरण में लेड की मात्रा बहुत बढ़ रही है। और उससे अगले साल की रिपोर्टों में यह आ गया कि अब वो लेड की मात्रा लोगों के खून में भी पाई गई। आप विचार कीजिए, जो हम श्वास के लेड जो है बहुत हेवी पार्टिकल होता है, वो भी हमारे शरीर के माध्यम से लोगों के खून में पाया गया। गांठ, ट्यूमर और कैंसर उसके कारण होने लग गए। तो कहने का अभिप्राय है कि हम वातावरण से केवल मात्र ऑक्सीजन, ये अधूरा सत्य है। और दूसरा, उसके साथ साथ उस वातावरण में अच्छी बुरी चीज जो भी है उसको भी हम इनहेल करते हैं। चाहे अच्छी चीज है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, खराब चीज है तो उसका खराब प्रभाव पड़ेगा। जैसे मेडिसिनल कंपोनेंट्स उसमें है तो अच्छा लाभ होगा, और हानिकारक कंपोनेंट्स है तो उसका हानिकारक लाभ होगा। और देखिए, आपने एक सुना होगा, अस्थमा दमा हो जाता है ना किसी को, तो धुएं से उनको दूर रखा जाता है। धुएं में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है ना, अस्थमा का अटैक पड़ने लगता है, एकदम से हिचकी और तेज श्वास और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार तो मर भी जाते हैं व्यक्ति। महानुभाव, आयुर्वेद में जब आप जाएंगे तो उसमें श्वास संबंधित बीमारियों में प्रथम उपाय और उपचार वहां पर धूम्र चिकित्सा बताया। अलग अलग, जैसे मधुमक्खी की छत्ता जो होता है उसे शहद निचोड़ने के बाद जो मोम बचता है, उस मोम की धुनी, धान की भूसी की धुनी, चिड़ का जो गोंद होता है, गंध विरोजा जिसको बोलते हैं, उसकी धुनी, फिर साल के पेड़ का गोंद जो राल होता है उसकी धुनी, गुगुल की धुनी, देवदार की
लकड़ी की धुनी, और ऐसे कितने सारे बहुत सारे वहां पर अलग अलग उपाय बताए श्वास रोगों को ठीक करने के लिए धुनी के माध्यम। और यहां पर जब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में इसके ऊपर रिसर्च किया गया, महानुभाव, कफेष्टि हवन सामग्री से श्वसन संबंधित बीमारियां, अस्थमा, दमा से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियां, यहां तक कि जो आपको पता है ना कोरोना आदि को भी हम ट्रीट कर पाए साइंटिफिक रूप से। और आज सैकड़ों सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अस्थमा दमा के अपने पंप छोड़े हैं इसी यज्ञ को करके। हाँ, यदि उसको दूसरी सामग्री से कराओगे तो उनको जरूर प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही जड़ी बूटियों से कराओगे एकदम से उनको राहत मिलेगी, एकदम से उनको लाभ मिलेगा। और कितने सारे ऐसे केस है, कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो ये क्यों मैं बता रहा हूं कि हमारे जो श्वसन प्रणाली है, वो श्वसन प्रणाली के माध्यम से केवल मात्र ऑक्सीजन ही नहीं अपितु अच्छे बुरे तत्व जो भी अन्य होते हैं वो भी इनहेल होते हैं, और इनहेल ही नहीं एब्जॉर्ब भी होते हैं, और केवल गैस फॉर्म में ही नहीं पार्टिकल के रूप में चीजें होती हैं, उसको भी हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है और उसका अच्छा बुरा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। और वो एक बहुत अलग प्रकार की दुनिया है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो चिकित्सा प्रकरण के अंदर यज्ञ से चिकित्सा करने की जब बात आती है तो वहां पर अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करके और उसके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है, नैनो पार्टिकल्स हैं, उससे निकलने वाले जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं, कितने सारे ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट्स जैसे ग्वाइकोल, मेथोनोमॉल, थाजोन, बोर्नियोल, प्रोलिन और भी ऐसे कितने सारे अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं यज्ञ के धूम्र के अंदर। और उस धूम्र के अंदर हम जब रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही हम स्वस्थ रहते हैं, और यदि हम बीमार हो गए हैं तो पर्टिकुलर जिस कंपोनेंट्स की हमें आवश्यकता है वो विशेष जड़ी बूटियों को जला करके और उस धूम्र के अंदर, उस वातावरण के अंदर हम रहते हैं तो उन बड़ी बड़ी बीमारियों को भी हम ट्रीट और ठीक कर पाते हैं। दूसरा, अभी हमने कुछ समय पहले यहां पर रिसर्च किया, बायोफिल्म स्कैनिंग, क्रिलियन फोटोग्राफी इसके नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी तकनीक होती है जो हमारे शरीर की अंदरूनी जो प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा होती है और हमारा जो आभामंडल ओरा होता है उसके आधार पे वो सारा डिटेक्ट करके हमें बताती हैं। एक प्रकार की डिटेक्टर पद्धति है कि कौन सा रोग है, कितनी मात्रा में है, और यहां तक कि आने वाले 15-20 साल में भी आपके शरीर के अंदर कौन से रोग की होने की संभावना है वो तक भी वो बताने की सामर्थ्य है। पहले यूएसए आदि जगह पर थी, यहां नहीं था। आज भारत में चेन्नई और मुंबई 2 जगह पर इसके सेंटर चल रहे हैं। तो हमने मुंबई में कुछ रोगियों को लिया और उनकी पहले बायोफिल्म स्कैनिंग कराए। बायोफिल्म स्कैनिंग कराने के बाद उसको यज्ञ कराए, 45 मिनट यज्ञ, जिसमें हम देव यज्ञ करते हैं ना, देव यज्ञ, उसके बाद 108 गायत्री, 108 महामृत्युंजय मंत्र, बस इतना हवन, 45 मिनट हवन हो गया। 45 मिनट हवन के बाद 15 मिनट जैसे प्रार्थना, प्राणायाम आदि उस वातावरण में बैठ के कराए। उसके बाद फिर वापस उनको सेंटर पे ले जाकर के फिर से उनकी बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। दोनों ही रिपोर्ट 1 घंटे का अंतर, कितना, वो उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने साइंटिस्ट और डॉक्टर, जबकि हमारे तो 2 ही थे, जो वहां के जो एलोपैथी के और जो उनके लोग थे विशेष रूप से इन्वॉल्व, महानुभाव वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे में क्या करा करके लाए इनको, जो हम कई महीनों ट्रीटमेंट करते हैं और फिर भी जो बदलाव नहीं होते हैं वो 1 घंटे में यज्ञ। ये जो हम आयुर्वेद में कहते हैं ना, हमारे 5 प्राण, 5 उपराण, सप्त धातुएं, एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सारी चीजों के, क्योंकि यज्ञ एक सूक्ष्म ऊर्जा से भरी हुई एक विशेष विद्या है और हमारे पूरे शरीर को प्राणान्वित कर देती है। स्थूल शरीर का तो ट्रीटमेंट होता ही होता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में भी कहीं कमी है, खोट है, समस्या है, उसको भी ठीक करता है। और हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हमारा जो आभामंडल है, हमारा जो ओरा है, वो सारी चीजों को एकदम से चेंज करने का काम करता है। कहते हैं ना अग्नि स्नान, एक प्रकार का, एक बहुत अलग ही प्रकार का उसकी जो गंध है, उसकी जो अग्नि की जो रश्मियां हमारे शरीर के ऊपर, इसलिए कहते हैं ना यज्ञ करते हैं तो हल्का पतला धोती आदि जो खुले कपड़े होते हैं उसको पहनाते हैं। वो जो अग्नि की जो रश्मियां हैं वो जब हमारे शरीर के ऊपर, हमारी नेत्रों के ऊपर पड़ती है, उसका भी एक अलग प्रकार का प्रभाव होता है। वो जो मंत्र का पाठ करते हैं, हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स
गुड हार्मोन्स, उन सब चीज के ऊपर भी प्रभाव होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। इसके कारण से ऐसे अद्भुत रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। और ऐसी कितनी सारी अलग अलग रिसर्चें हैं, अलग अलग बातें हैं। अभी आपके सामने थोड़ा सा यज्ञ एक चिकित्सा है, तो चिकित्सा में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा आपको रोगानुसार सामग्री का आपको परिचय थोड़ा सा कराता हूं। जैसे ये आपको अभी बताया ना, कफेष्टि हवन सामग्री। कफेष्टि हवन सामग्री जितने भी कफजन्य रोग है, अस्थमा, दमा, कफ कोल्ड से लेकर के, या कई लोगों को एलर्जी की समस्या होती है, थोड़ी सी डस्ट आ गई, छींक आने लगती है, मॉइस्चर वाला वातावरण है, छींकें आने लगती है, सुबह उठते हैं तुरंत ऐसी समस्या हो जाती है, इस प्रकार, या साइनस की प्रॉब्लम जिनको हो जाती है, या उसके साथ साथ जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है, उन सब के अंदर विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं और उसका हम विशेष रूप से लाभ उठाते हैं।